राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है एक लकड़हारे और सोन चिड़ैया की। जबलपुर नामक गांव था। उस गांव में एक अवंती नाम का लकड़हारा रहता था। वह प्रातःकाल जंगल से लकड़ियां काटने जाता और शाम होते होते उन लकड़ियों को बेच कर आता, जिससे सिर्फ 2 वक्त का भोजन मिल पाता। किंतु इससे उसकी पत्नी रत्ना नाखुश रहती थी। वह हमेशा रानियों की जैसी जिंदगी जीना पसंद करती थी और इसी कारण दोनों में कभी कभी कहासुनी भी हो जाया करती थी। किंतु अवंती अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, इसलिए वह हमेशा कोशिश करता कि इस बार ज़्यादा लकड़ियां काट सके और बाजार में बेचकर पैसे कमा सके। किंतु वह पैसे भी ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाते। कभी बच्चे की तबीयत खराब हो जाती, कभी किसी और चीज़ में खर्चा हो जाता था और पैसे खर्च हो जाते थे। एक दिन अवंती सुबह सुबह लकड़ियां काटने जंगल की तरफ जा रहा था। वह जंगल में पहुंचकर कुछ ही दूर गया था कि तभी उसे किसी पक्षी की आवाज़ आई। उसे लगा कि कोई पक्षी घायल है, पर वह नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने लगा। फिर से उसे वही आवाज़ सुनाई दी, जिससे उसे लगा कि शायद वाकई में कोई पक्षी घायल अवस्था में पड़ा है। अवंती उस आवाज़ की तरफ चल दिया। कुछ ही दूर जाने पर उसे एक पक्षी दिखा, जो किसी बड़े पक्षी के आक्रमण से घायल था। उसे देख लकड़हारे ने सोचा कि चलो आज के शाम का भोजन का तो इंतजाम हो गया। वो लकड़हारा जैसे ही उसके पास पहुंचा तो उस पक्षी ने उसकी मनसा समझ ली और बोला, हे पातक, मुझ पर दया करो। अवंती उस पक्षी को अपनी भाषा में बोलते देखकर थोड़ा घबराया और फिर बोला, हे पक्षी, तुम कौन हो और तुम हमारे मनुष्य जैसी भाषा कैसे बोल पा रहे हो? उस पक्षी ने जवाब दिया कि सिर्फ मैं ही नहीं, और भी बहुत से ऐसे पक्षी हैं जो तुम मनुष्यों की भाषा बोल सकते हैं। मैं एक सोन चिड़ैया हूँ और मैं अपने घर से सुंदरवन से भ्रमण करने के लिए निकली थी, किंतु एक बड़े बाज ने मुझ पर आक्रमण कर दिया और मैं खुद को बचाते हुए यहाँ आ गिरी। यह सुनकर अवंती को उस पक्षी पर दया आ गई। उसने उसके घाव को जल से धोया, फिर जंगल से उगने वाली कुछ औषधियों को तोड़ कर लाया और उसे पीसकर उसके घाव पर लगाया। फिर उसे सूखे कपड़े से पट्टी कर दी और फिर उसे अपने साथ लेकर बाजार में चला गया। अवंती दिन भर बाजार में लकड़ियां बेचने के बाद उसे जो पैसे मिले थे, उसने उससे कुछ सामान, कुछ फल और कुछ खाना पक्षी के लिए भी खरीद लिया। फिर दोनों अवंती के घर की तरफ चल दिए। घर पहुंचते ही अवंती की पत्नी ने अवंती से पूछा, क्या आप मेरे लिए सामान लेकर आए हैं जो मैंने आपसे मंगाया था? अवंती ने एक थैली उसकी तरफ करते हुए कहा कि हाँ, मैं लाया हूँ, यह रहा तुम्हारा सामान। तभी रत्ना की नज़र अवंती के कंधे पर बैठी सोन चिड़ैया पर गई। उसने कहा कि यह क्या, आपने इस चिड़िया को अपने कंधे पर बिठा रखा है? अवंती ने कहा कि यह मेहमान है हमारे घर का। तो रत्ना कहने लगी, मेहमान? सटिया तो नहीं गए हो? मेहमान रिश्तेदारों से होते हैं और आपने जानवरों को अपना मेहमान बना लिया। अरे कुछ तो सीख लो, कुछ तो पैसा कमाओ, कम से कम जानवरों और मेहमानों में तो फर्क करना सीख लो। मुंह उठाए किसी को भी मेहमान बनाकर घर लेके आ जाते हो तुम। अवंती कुछ कहा नहीं, वह चुपचाप सुन रहा था। रत्ना कहने लगी कि लाइए, इसे मुझे दीजिए, आज हम इसे ही भुजिया बना के खाएंगे। अवंती अपनी पूरी बात बोलता इससे पहले चिड़िया बोली, नहीं माते, मुझ पर दया करो, मुझे अभी जीने की इच्छा है। अतिथि देव भव होते हैं, कृपया कर मुझ पर दया कीजिए। सोन चिड़ैया को ऐसा बोलते देखकर रत्ना आश्चर्य होते हुए बोली, अरे ये चिड़िया तो हम मनुष्यों की भाषा बोल रही है। तभी अवंती ने कहा कि हाँ, इसका नाम सोन चिड़ैया है।
तब फिर सोन चिड़ैया ने बोला कि अगर आप मुझे नहीं मारेंगी और फिर मुझे अपने यहाँ कुछ दिन तक रहने देंगी तो मैं आपको रोज़ एक सोने का अंडा दूंगी, जिसे आप बाजार में बेचकर उससे धन अर्जित कर सकती हैं। इतना कहकर चिड़िया शांत हो गई। अब रत्ना आश्चर्य होते हुए कहने लगी, क्या कहा तुमने? सोने का अंडा? अर्थात तुम सोने का अंडा देती हो? बेवकूफ़ समझ रखा है मुझे। सोन चिड़ैया ने कहा, नहीं, यह सच है। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं रोज़ एक सोने का अंडा दिया करूँगी। रत्ना कहने लगी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूँ? तो चिड़िया बोली कि उसके बाद आप मुझे जो सज़ा दोगी वह मुझे मंजूर होगी। रत्ना ने उसकी बात मान ली और उसे रहने की इजाज़त दे दी। अवंती उसके रहने का इंतज़ाम किया कि रत्ना को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि भला एक चिड़िया सोने का अंडा कैसे दे सकती है। उसे इंतज़ार था तो बस कल का, जिससे उसके सारे सवालों का जवाब मिल सके। रत्ना ने रात्रि के समय सभी को भोजन कराया, सोन चिड़ैया को भी भोजन कराया और इसके बाद सभी सोने चले गए। प्रातःकाल आँख खुलते ही रत्ना दौड़ पड़ी और सोन चिड़ैया के पास आई और देखा कि सोन चिड़ैया में सचमुच ने एक अंडा दिया है जो सोने का है। रत्ना को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तभी सोन चिड़ैया बोल उठी, मैंने आपके वचन के अनुसार आज एक सोने का अंडा दिया है, जिसे आप बाजार में बेचकर धन अर्जित कर सकती हैं। रत्ना आज बहुत खुश थी। वह सोने का अंडा देखकर बहुत खुश हुई, इतना खुश हुई कि जैसे लग रहा था कि मानो उसकी हर मुराद पूरी हो गई हो। रत्ना ने तुरंत वह अंडा लिया और बाजार की तरफ चल दी। सोन चिड़ैया उसे जाते हुए देख रही थी। उसके गांव जबलपुर के बाजार में एक साहूकार की दुकान थी। रत्ना अंडा लेकर उस साहूकार के दुकान पर पहुंची। साहूकार भी उस अंडे को देखकर अचंभित हो गया। उसे सच में अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह अपनी आंखों को हाथों से मलता हुआ फिर से सोने के अंडे को बारीकी से जांच किया। वह वास्तव में सोने का अंडा था और काफ़ी मुलायम भी था। उसे ऐसा लग रहा था कि सच में वह सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी सच है क्या। रत्ना ने कहा कि यह सोने का अंडा है और आप मुझे इसकी कीमत दे दीजिए। साहूकार अचंभित होते हुए पूछने लगा कि सच में यह सोने का अंडा है, किंतु आपको यह कहाँ से मिला? इस पर रत्ना ने कहा, कहीं से भी मिला हो, तुम इसकी मूल्य मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसे कहीं और ले जा करके बेच दूंगी। साहूकार ने उस अंडे के बदले उसे स्वर्ण मुद्राएं दे दी। रत्ना ने उन मुद्राओं को लेकर कहा कि मैं कल फिर आऊंगी और एक सोने का अंडा लाऊंगी। यह सुनकर साहूकार को विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी उसने अंडे का बारीकी से निरीक्षण किया और उसे अंडा सोने का ही लगा। यह सोचकर कि यह सचमुच में सोने का अंडा है, किंतु यह रत्ना को कहाँ से मिला। रत्ना घर जाते समय बाजार से कुछ कीमती वस्तु और अपने लिए आभूषण ले आई। यह देखकर अवंती बहुत ही दुखी हुआ, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। उसे पता था कि अगर उसने कुछ कहा तो बात बनने की बजाय और बिगड़ जाएगी। वह तो बस चाहता था कि सोन चिड़ैया जल्दी से ठीक हो जाए और अपने घर को चली जाए। दूसरे दिन फिर रत्ना ने सोने का अंडा लिया और अंडे को लेकर साहूकार के पास पहुंची और बदले में स्वर्ण मुद्राएं ले आईं। रत्ना के रोज रोज सोने का अंडा लेकर आना साहूकार को बात हजम नहीं हो रही थी, इसलिए वह रत्ना को कई बार पूछने की कोशिश की, किंतु रत्ना ने हर बार जवाब उल्टा ही दिया। अब उसे लगने लगा कि सच में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी होती है। यह राज जानने की उत्सुकता में अब वह चैन से रह भी नहीं पा रहा था। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। अगले दिन जब रत्ना आई
तो उसने अंडे के बदले उसे स्वर्ण मुद्राएं देकर घर जाते हुए देखा और उसके पीछे पीछे चल दिया। दुकान पर अपने एक लड़के को छोड़ गया, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। घंटों वह उसके घर के बाहर खड़ा रहा, छानबीन की, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि सोन चिड़ैया तो घर के बाहर एक पेड़ पर घोंसला में रह रही थी, जो उसे सामान्य तरीके से नजर नहीं आ रहा था। अब यह तरकीब भी उसकी काम नहीं आई। उसे एक उपाय और सूझी। वह यह बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि किसी तरह तुम उससे यह बात पता करो कि वह सोने का अंडा कहाँ से लाती है। अगले दिन रत्ना और रमा की मुलाकात नदी के किनारे जल भरते हुए हुई। रमा रत्ना के गले में पहने हुए हार से उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी। अरे कितना सुंदर हार है, काश यह मेरे पास भी होता। तो रत्ना ने कहा, क्यों, तुम्हारे पति तो साहूकार हैं, तुम तो चाहो जितनी हार उनसे बनवा सकती हो। रमा कहने लगी, हाँ सही कहती हो, किंतु उन्हें मेरी फिक्र कहाँ है। उन्हें तो बस अपनी दुकान की फिक्र है, उन्हें तो बस अपनी दुकान चलानी है। किंतु तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया कि तुमने यह हार खरीद लिया? क्या तुम्हारे पति की कोई नौकरी लग गई है? अब उन दोनों का रोज नदी के किनारे जल भरते समय मुलाकात होता और दोनों घंटों बातें करती। अब दोनों में गहरी दोस्ती हो चुकी थी। रत्ना ने एक बार बातों ही बातों में सोन चिड़ैया का राज रमा को बता दिया। रमा रात जानने के बाद सीधा अपने घर गई और अपने पति को ये सारी बातें बताईं कि वह चिड़िया कहाँ रहती है। रमा और रत्ना अब भी रोज नदी के किनारे मिलती और बातें करती। एक बार जब रमा मिली तो उससे वह सोने का अंडा देखने की इच्छा जताई। रत्ना मान गई। वह अगले दिन रमा को लेकर के आई और उसे चिड़िया दिखाई और बोली कि देखो यही वह चिड़िया है। तो रमा उससे कहने लगी कि अगर यह चिड़िया तुम्हें रोज 4 अंडे देने लगे तो तुम और भी ज़्यादा अमीर बन जाओगी, तुम्हारे आगे पीछे नौकर घूमने लगेंगे। रत्ना ने कहा, हाँ रमा, यह तो तुम सही कह रही हो, लेकिन यह कैसे मुमकिन हो सकता है? वह तो रोज एक ही अंडा देती है। रमा ने कहा, तो क्या हुआ, तुम दिन रात उसके लिए क्या क्या नहीं करती हो। उसके लिए खाना बनाती हो, उसे रहने की जगह दी है, उसकी सेवा करती हो, तो तुमने यहाँ तक तो उसकी जान भी बचाई है, तो क्या वह तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकती है? और जब कोई किसी की जान बचाता है तो वह उसके लिए भगवान के समान होता है, और अपने भगवान के लिए क्या वो इतना नहीं कर सकती है? रत्ना ने कहा कि हाँ, तुम तो सही कह रही हो। रमा के चढ़ाने बढ़ाने पर रत्ना जब घर आई तो सोन चिड़ैया से कहने लगी कि जब से तुम हमारे घर आई हो तो मैंने तुम्हारी कितनी सेवा की है। सोन चिड़ैया ने कहा कि हाँ, मुझे याद है, वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। उस दिन जब सोन चिड़ैया ने सोने का अंडा देने का वादा किया था तो रत्ना और अवंती को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सोने का भी अंडा दे सकती है। उसके बाद रात में रत्ना ने उसे खाना खिलाया और रत्ना ने कहा कि अब मैं चाहती हूँ कि तुम हमें एक नहीं बल्कि 4 सोने के अंडे दो। इस बात पर चिड़िया चिंतित होते हुए कहने लगी कि क्या कह रही हो आप, यह मुमकिन नहीं है, मैं 4 अंडे नहीं दे सकती। रत्ना ने गुस्से में कहा, देखो हमने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए भगवान के समान हूँ, और ऊपर से मैंने तुम्हें रहने के लिए जगह भी दी है, खाना भी दिया है, तो और तुम ऐसा कह रही हो? देखो मुझे कल तक 4 अंडे चाहिए। इतना कहकर रत्ना सोने चली गई और बेचारी सोन चिड़ैया बहुत दुखी हो गई। अगले दिन जब सुबह हुई तो रत्ना रोज की तरह सोन चिड़ैया के पास पहुंची, किंतु रोज की तरह उसने आज एक ही अंडा दिया था। इस पर रत्ना को अत्यधिक क्रोध आया और सोन चिड़ैया को खरी खोटी सुनाने लगी।
इसके बाद उसकी बातें सुनकर अवंती भी वहां पहुंचा और उसका कारण पूछने लगा। तो सोन चिड़ैया ने बताया कि रत्ना मुझे अब 4 अंडे देने के लिए बोल रही है। अवंती को रत्ना पर क्रोध आया, लेकिन उसका रत्ना पर कोई असर नहीं हुआ और वह वहां से चली गई। अगले दिन भी यही हाल था। सोन चिड़ैया ने इस बार भी एक ही अंडा दिया। इस बार भी रत्ना ने उसे खरी खोटी सुनाई और साथ ही धमकी दी कि अगली बार अगर तुमने 1 से ज़्यादा अंडा नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। रात का पहर था, सभी सो रहे थे। रत्ना के घर के पास 2 शख्स आए। एक शख्स उस पेड़ पर चढ़ने लगा जिस पर सोन चिड़ैया रहती थी। उस शख्स ने सोती हुई सोन चिड़ैया को कुछ सुंघा दिया जिससे उसकी नींद ना खुले। फिर उसे उठाकर अपनी झोली में डाल लिया और फिर सोन चिड़ैया से मिलती जुलती एक चिड़िया उसकी जगह पर रख दिया। साथ ही एक अंडा भी रख दिया। वह अंडा एक सामान्य अंडे की तरह था, सोने का नहीं था। फिर जल्दी जल्दी वहां से उतरा और अपनी मंजिल की तरफ दोनों बढ़ गए। सुबह जब रत्ना उठी तो उसके चेहरे पर कोई खुशी के भाव नहीं था, क्योंकि उसे इस बात की चिंता थी कि सोन चिड़ैया ने 4 अंडे दिए होंगे या नहीं। यही सोचते हुए वह उठी और प्रातःकाल की तरह रोज की तरह आज भी सीधे सोन चिड़ैया के पास गई और यह जानने के लिए देखने लगी कि आज उसने कितने अंडे दे दिए। जाते जाते वह तय कर ली थी कि अगर उसने 4 अंडे नहीं दिए होंगे तो आज मैं उसे सजा दूंगी। जब वह सोन चिड़ैया के पास पहुंची तो हैरान रह गई, क्योंकि सोन चिड़ैया ने तो कोई सोने का अंडा नहीं दिया था। जो रोज एक सोने का अंडा देती थी उसकी जगह पर एक साधारण अंडा था। यह देखकर रत्ना अत्यधिक क्रोधित हुई और वह अपने हाथों से कस के उस चिड़िया को पकड़ लिया और उसे नीचे लेकर आई। चिड़िया रत्ना के जबरदस्ती पकड़ में दर्द महसूस कर रही थी, जिसकी वजह से वह ची 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 करके चिल्ला रही थी। पर रत्ना को इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उस पर तो जैसे भूत सवार था। वह ऐसे गुस्से में लाल थी कि अभी उस सोन चिड़ैया को मार डालेगी। तभी अवंती रोज की तरह आज भी जंगल की तरफ जाने लगा और उसकी नज़र अवंती के हाथों में दबी हुई उस चिड़िया पर पड़ी। वह फौरन उसके पास आया और रत्ना को उसे छोड़ने के लिए कहने लगा। रत्ना ने उसकी बात नहीं मानी और सोन चिड़ैया को सोने के अंडे ना देने की सजा देने के लिए कहने लगी। अवंती रत्ना की ऐसी क्रूरता देखकर वह भी गुस्से में आ गया और रत्ना से चिड़िया को आज़ाद करने के लिए कहने लगा और साथ ही साथ उसकी बात ना मानने पर वह उससे बात न करने के लिए बोलने लगा। आज अवंती बहुत गुस्से में था, लेकिन इस तरह अवंती को गुस्सा देखकर रत्ना शांत हो गई, क्योंकि वह जान रही थी कि अवंती आज कुछ भी कर सकता था। फिर वह शांत हो गई और चिड़िया से कहने लगी कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। आज तुमने कोई सोने का अंडा क्यों नहीं दिया? चिड़िया रत्ना के सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। वह बस अपने आप में ची ची करके चिल्ला रही थी और रत्ना के हाथ से छुड़ने की कोशिश कर रही थी। रत्ना, उसे छोड़ो पहले, अवंती ने बोला। उसे तकलीफ हो रही होगी। रत्ना ने जैसे ही उस चिड़िया को छोड़ा तो वैसे ही वह चिड़िया उड़ गई। यह देखकर रत्ना का मुंह खुला का खुला रह गया। कई दिन बीत जाने के बाद भी सोन चिड़ैया वापस नहीं आई। इस बात से रत्ना को बहुत दुख था और उसे अंदर ही अंदर यह एहसास भी हो रहा था कि उसे सोन चिड़ैया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इधर अवंती को लग रहा था कि शायद वह अपने घर चली गई हो, और वह इस बात से खुश भी था क्योंकि उसे अपनी पत्नी रमा का व्यवहार सोन चिड़ैया के साथ देखा था, उसे ठीक नहीं लग रहा था। पर सच तो कुछ और ही था, क्योंकि जो चिड़िया रत्ना के पास थी वह सोन चिड़ैया तो थी ही नहीं, क्योंकि सोन चिड़ैया को तो कोई चुरा ले गया था। इसलिए वह अभी भी अपने घर सुंदर वन में नहीं गई थी, बल्कि वह उसके पास थी जिसने उसे चुराया था। 2 महीने बाद रत्ना के पास जितना भी धन था
वह सब खत्म हो चुका था। हो भी क्यों ना, रानियों जैसी ख्वाहिश थी उसकी, और उसकी इसी ख्वाहिशों की वजह से उसे अब यह समझ में आ गया था कि अब सोन चिड़ैया तो रही नहीं और अब उसका धन खत्म होने वाला था। इसलिए उसने अपना दिमाग लगाया और अवंती को धन लेकर छोटा मोटा कुछ व्यापार करने के लिए कहा। अवंती ने उस धन से एक दुकान खोल ली, जिससे उसका व्यापार चलने लगा। अब रत्ना ने सभी ख्वाहिशें तो नहीं छोड़ी, लेकिन छोटी मोटी ख्वाहिशें पूरी कर लेती थी और साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी चल रही थी। अब जैसे तैसे सबका गुजारा चल रहा था। एक दिन रत्ना नदी के किनारे रमा से मिली। रमा अब बदल चुकी थी, उसका हाव भाव भी बदल चुका था। उसके गले में मोतियों की माला और शरीर पर नए नए वस्त्र थे। रत्ना रमा से मिली और इसका राज पूछा तो रमा ने बताया कि उसके पति का व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा है, जिसके कारण अब उसे ढेर सारा आमदनी हो रहा है। रत्ना को उसकी बातों पे विश्वास नहीं हुआ कि वह इतना तरक्की कर लिया। अब उसकी दुकान पर वो गई एक बार तो देखी कि उसकी दुकान पर तो पहले से बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग रही थी और यह बात उसे पसंद नहीं आई और वह चिढ़कर वहाँ से चली गई। शाम के वक्त जब अवंती घर आया तो रत्ना ने कुछ भी नहीं कहा और न ही कोई बात की। अवंती रत्ना के ऐसे व्यवहार को देखकर समझ गया कि उसके मन में कोई ज़रूर बात है जो उसे खटक रही है और वह उसे बताना चाहती है। इसलिए वह कुछ नहीं कहा, चुपचाप उसने हाथ धोए और खाना खाने बैठ गया। रत्ना ने भी चुपचाप उसे खाना परोस दिया और अवंती भी चुपचाप खाना खाने लगा। काफ़ी देर तक चुप रहने के बाद रत्ना को अब रहा नहीं गया और आखिर में उसने बोल दिया कि ऐसे चुप होकर क्यों खाना खा रहे हो, क्या खाना बढ़िया नहीं बना है? अवंती ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, खाना तो अच्छा बना है। रत्ना कहने लगी, फिर तुम ऐसे चुप क्यों हो? अवंती ने कहा, अरे रत्ना, तुम खामखा परेशान हो रही हो, बोलो क्या बात है जो तुम इतनी देर से बोलना चाह रही हो। रत्ना कुछ देर तो चुप रही कि इन्हें कैसे पता कि मेरे मन में कोई बात है। अवंती ने कहा, बोलो भी, क्या हुआ? और फिर रत्ना ने अवंती को वह सारी बातें बता दी जो उसने रमा और उसकी दुकान के बारे में सुनी और देखी थी। सब कुछ सुनने के बाद अवंती ने कहा कि तुम खामखा छोटी मोटी बातों पर परेशान होती हो। उसका अपना साहूकार का दुकान है और सब किस्मत किस्मत की बात होती है। उसकी दुकान अच्छी चल रही है। तो रत्ना ने कहा कि हाँ वही तो, एक आप हैं जो 2 महीने हो गए लेकिन ढंग से कोई आमदनी भी नहीं हुई। अवंती ने कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी हमारी नई नई दुकान है लेकिन फिर भी इतनी आमदनी हो रही है कि हमें 3 वक्त का भोजन मिल रहा है, बच्चों की पढ़ाई हो रही है। रत्ना ने कहा, बस इतना ही ना, इसके अलावा तो कोई बचत नहीं हो रही है हमारी। अवंती कहने लगा कि देखो, तुम बाकी पैसे से तो अपने ख्वाहिशों में उड़ा देती हो। उसकी बातें सुनकर रत्ना उसे घूर कर देखी। अवंती को भी ये बात हजम नहीं हुआ था। बहुत दिनों से रत्ना को रमा नदी के किनारे नहीं मिल रही थी। रत्ना ने सोचा कि शायद वह पहले ही जल भर कर चली जाती होगी, लेकिन यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। रत्ना को रमा नदी पर नहीं मिलती थी। बाद में उसे पता चला कि अब रमा ने जल भरना बंद कर दिया है। उसने जल भरने के लिए कुछ नौकरों को रख लिया है। यह जानकर उसे बहुत हैरानी हुई कि इतना भी क्या अमीर हो गई जो वह नौकर पालने लगी। अभी तो वह जल भरकर घर की तरफ आ रही थी कि उसने कुछ औरतों को रमा के बारे में आपस में बात करते हुए सुना। वो बोलती हैं कि अरे मुझे तो लगता है कि उसने कोई काला जादू किया है, तभी तो दिन पर दिन इतनी अमीर होती जा रही हो। अरे हाँ, तुमने सही कहा रिंकी की अम्मा, मैंने एक दिन उसे किसी पिंजरे में बंद एक पक्षी को देखा था, उससे वह बातें कर रही थी। हाँ कांता, तुमने सही कहा,
मैंने भी देखा, उसके पास एक नहीं कई कई पक्षी हैं जिससे वह बातें करती हैं। मुझे तो लगता है कि वह उन पक्षियों की रोज बलि देती होगी। उन पक्षियों वाली बातें सुनकर रत्ना को शक हुआ कि कहीं वह सोन चिड़ैया तो नहीं। अरे नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? वह तो मेरे हाथों से उड़ गई थी, पर क्या पता वो उड़ते उड़ते उसके घर पहुंच गई हो। नहीं नहीं, वह उसके घर क्यों जाएगी? उसे तो वह जानती भी नहीं। अब रत्ना को चैन नहीं मिल रहा था और रत्ना ख्यालों में डूबी हुई थी। लेकिन उसके मन में अब कई सवाल उमड़ने लगे थे, पर जवाब एक का भी नहीं था। जब शाम को अवंती घर आया तो रोज की तरह आज भी हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठ गया। फिर उसने रत्ना को किसी सोच में डूबा देखा तो देखकर बोला कि अब क्या हुआ, इसे अब किस बात की परेशानी हो गई। अवंती ने मन ही मन में यह सवाल किया। रत्ना ने खाना परोसा और अवंती चुपचाप खाना खाने लगा। काफी देर चुप्पी के बाद रत्ना से रहा नहीं गया और वह बोली, सुनो जी, मुझे लगता है कि रत्ना इससे आगे कुछ कहती कि अवंती बीच में ही बोल पड़ा। अवंती ने कहा, देखो रत्ना, आज कोई बहस नहीं। आज मैं बहुत थक चुका हूँ और कुछ दिनों बाद बच्चों की परीक्षा भी है। आज रहने दो। अवंती बात बिगड़ते देखकर रत्ना से बोला, ये अच्छा बोलो, क्या बात है? रत्ना ने कहा कि छोड़िए, अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। अगले दिन रत्ना ने फैसला किया कि वह रमा से मिलने उसके घर जाएगी और वह एक घड़ा लेकर गई जिसमें हर रोज की तरह जल भरकर लाया करती थी। वह रमा के घर की ओर चल दी। रमा के घर पहुंचते ही उसने देखा कि एक दो नौकर बाहर बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं। वैसे नौकरों की संख्या ज़्यादा नहीं थी, वह बस 2-4 ही थे। लेकिन जैसे ही रत्ना आगे बढ़ी तो उसे एक नौकर ने रोक लिया और पूछा कि रुको रुको, कहाँ जा रही हो, किससे मिलना है? रत्ना ने कहा, मैं रमा से मिलने आई हूँ, मैं उसकी सखी हूँ। नौकर ने कहा कि वह अभी घर पर नहीं है, तुम बाद में आना। इतना कहकर नौकर बाहर चला गया। रत्ना उसके घर से वापस आने लगी, तभी उसके खिड़की के अंदर एक पिंजरा दिखाई दिया। रत्ना उसे रुककर ध्यान से देखने लगी। उसे देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर अंधेरा ज़्यादा होने के कारण उसे साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी तो उसे पिंजरे में एक पक्षी दिखाई दिया जो काफ़ी हद तक सोन चिड़ैया की तरह दिखता था। तभी वह नौकर दोबारा आ गया कि तुम अभी तक यहीं हो? मैंने बोला ना, वह घर पर नहीं है, जाओ हटो यहाँ से। रत्ना वहाँ से वापस चली आई और उसे यही लग रहा था कि हो ना हो वो सोन चिड़ैया ही है। शाम के वक्त अवंती घर आया और रोज की तरह हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गया। रत्ना ने खाना परोसा। अवंती खुशी खुशी खाना खा रहा था। आज उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे और हो भी क्यों ना, आज उसकी दुकान पर राजमहल से जो खरीदारी हुई थी और जिस दुकान से राजमहल की खरीदारी होती थी उसके तो भाग्य ही बदल जाते थे। रत्ना ने अवंती के चेहरे पर खुशी के भाव देखे और इसका कारण पूछा तो अवंती ने बताया कि आज उसकी दुकान पर राजमहल से खरीदारी हुई है। रत्ना को तो उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि अवंती सिर्फ उसे बहला फुसला रहा है। रत्ना ने कहा कि आपने झूठ बोलना कब से सीख लिया? भला राजमहल के लोग छोटी मोटी दुकानों पर खरीदारी कब से करने लगे? अवंती को पता था कि रत्ना उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगी, इसलिए वह खरीदारी में मिले राजमहल के सिक्के उसे दिखाने लगा। जैसे ही रत्ना ने उन सिक्कों को देखा तो उसके होश उड़ गए। वह सिक्के राजमहल के ही थे, यानी सच में राजमहल से खरीदारी हुई थी। और फिर अवंती ने खाना खाया और फिर अपने बच्चों की पढ़ाई में मदद की। वैसे अवंती तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी वह अपने बच्चे को पढ़ाता था। हर रोज़ दुकान से आने के बाद ध्यान देता था। जब बच्चे खा पीकर सो गए तब रत्ना ने अवंती से सोन चिड़ैया के बारे में बात करना उचित समझा
अवंती को उसने वह सारी बातें बता दी जो उसने रमा यानी साहूकार के घर पर देखी थी। रत्ना ने कहा, मुझे भी यही लगता है कि वह सोन चिरैया ही थी। अवंती को पता था कि रत्ना सोन चिरैया को लेकर कितनी परेशान है, इसलिए वह सोन चिरैया के बारे में ऐसा बोल रही है। लेकिन उसे भी लगा कि शायद वो सोन चिरैया ही हो। बहुत सोच विचार करने के बाद अवंती एक निर्णय पर पहुंचा। अवंती ने कहा कि आज रात को हम वहां जाएंगे और देखेंगे कि क्या सच में सोन चिरैया वहां पर है और साहूकार क्या चिड़ियों की बलि देता है। अगर देता होगा तो वह घर से बाहर जरूर निकलेगा। इस बात पर दोनों सहमत जताते हुए गहरी रात होने का इंतजार करने लगे। अवंती और उसकी पत्नी रत्ना दोनों ही सोन चिरैया को ढूंढने के लिए साहूकार के घर की तरफ चल दी। वहां पहुंचकर उन दोनों ने साहूकार के घर के चारों तरफ निगरानी रखना शुरू किया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। करीब आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन साहूकार के घर के बाहर कोई नहीं आया। रत्ना ने कहा, आधी रात तो बीत गई है, लेकिन अभी तक कोई आया ही नहीं। लगता है कि आज कुछ हाथ नहीं लगेगा। अवंती ने कहा कि हाँ, तुम सही कहती हो। रत्ना अब दोनों वहाँ से आने लगे, तभी उन्हें वहाँ पर एक बैलगाड़ी आती हुई दिखाई दी। रत्ना और अवंती दोनों उस बैलगाड़ी को देखने लगे और एक जगह छुप गए। उस बैलगाड़ी को वो जाते हुए देख रहे थे। वह बैलगाड़ी सीधा साहूकार के दरवाजे के सामने जाकर रुक गई। रत्ना और अवंती उसे देखकर एक दूसरे को मुंह को देखने लगे, जिसमें से दो शख्स बाहर आए बैलगाड़ी से और उसमें से वो 2-3 पिंजरे निकालकर सीधा साहूकार के घर में चले गए। यह देखकर रत्ना आगे जाने लगी, पर अवंती ने उसे रोक लिया और इशारा किया कि वहाँ पर कुछ नौकर भी हैं, हमारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। रत्ना ने कहा, तो फिर हम कैसे पता करेंगे कि वो उन चिड़ियों के साथ क्या करने वाले हैं। अवंती ने कहा कि हमें इंतजार करना पड़ेगा। रत्ना अवंती की बात सुनकर चिढ़ गई और कहने लगी, उसने धोखे से हमारी चिड़िया को चुरा लिया और तुम कह रहे हो कि मैं इंतजार करूं। मुझसे तो नहीं होगा, आप ही करो यहाँ इंतजार। इतना कहकर वहाँ से रत्ना तेजी से आगे बढ़ी और छुपते छुपाते हुए साहूकार के दरवाजे के अंदर चली गई। अवंती भी बस खड़ा खड़ा देख रहा था। अवंती सोचने लगा कि इस औरत का मैं क्या करूं? अगर वह पकड़ी गई तो? अवंती को उसकी फिक्र सताने लगी और ना चाहते हुए भी उसे अंदर जाने की योजना सूझी। लेकिन जब तक वह अपने कदम आगे बढ़ाता तब तक देर हो चुकी थी। दरवाज़ा बंद हो गया था। यह देखकर अवंती और परेशान हो गया। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे घर की दीवार दिखाई दी और ना चाहते हुए भी वह उस दीवार पर चढ़ने लगा। साहूकार के घर के अंदर आते ही उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर वह रत्ना को ढूंढने लगा, लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि कहीं वह पकड़ा न जाए, फिर रत्ना न पकड़ी जाए। लेकिन थोड़ी सी खोज करने के बाद रत्ना उसे मिल गई। रत्ना ने कहा कि उसने कमरे में सोन चिड़ैया के साथ साथ और भी चिड़िया को देखा है, जिन्हें शायद अभी अभी लाया गया है। अवंती कहने लगा, तो फिर देर किस बात की है, सोन चिड़ैया को लेकर चलते हैं। रत्ना ने कहा, नहीं, इसमें खतरा है, क्योंकि वहाँ 2 पहरेदार हैं जो दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। अवंती ने कहा, तो अब क्या करें हम? रत्ना कहने लगी, हमें उसके ठहरने का इंतज़ार करना होगा। अवंती ने कहा, इतनी देर तक, अब तो सुबह भी होने वाली है, हमें चलना चाहिए। रत्ना ने कहा, मैं तो सोन चिड़ैया को लिए बगैर नहीं जाने वाली, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। रत्ना अवंती की एक भी नहीं सुन रही थी और अवंती को भी फिक्र हो रही थी कि कहीं वह पकड़े न जाए। ना चाहते हुए भी अवंती को वहाँ रुकना पड़ा। फिर दोनों उस कमरे की तरफ गए जहाँ पर सोन चिड़ैया को रखा गया था। वो दोनों पहरेदार से छुपकर वहाँ पर गए और फिर वहाँ देखें कि वहाँ तो सोन चिड़ैया के साथ बहुत सारी चिड़िया कैद है। साहूकार उन्हें पिंजरे में बंद कर रखा हुआ है।
रत्ना कहने लगी, अरे यह क्या, यहाँ तो सभी पक्षी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। यह देखकर दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी उनकी नज़र एक पिंजरे पर गई और देखा कि सभी पिंजरे में एक एक सोने का अंडा रखा हुआ है। यह देखकर दोनों अचरज में पड़ गए। जब तक कुछ समझ पाते तब तक कोई दरवाजे पर आ चुका था और कह रहा था कि देखो तो कौन आया है, बिन बुलाए मेहमान। यह आवाज़ सुनकर रत्ना और अवंती दोनों दरवाजे की तरफ देखने लगे। वहां पर साहूकार अपने पहरेदारों के साथ खड़ा था, जो हाथों में लाठी लिए हुए था। साहूकार अपने पहरेदारों से कह रहा था कि इन्हें पकड़ लो। साहूकार अपने पहरेदारों से कह रहा था कि इन्हें पकड़ लो। साहूकार को देखकर उन्हें समझ नहीं आया कि अब वो क्या करें, क्योंकि वहां से वह भाग भी नहीं सकते थे। चारों तरफ से घिर चुके थे। उनमें से दो नौकर बढ़ते हुए उनके पास आए। इतने में रत्ना ने 2-3 पिंजरे खोल दिए, जिसमें से 2-3 चिड़ियां आज़ाद हो गई और वहां से उड़कर बाहर चली गई। इतने में दोनों नौकरों ने रत्ना और अवंती को पकड़ लिया। साहूकार ने कहा, अरे यह तुमने क्या किया मूर्ख औरत, पता भी है तुम्हें वह पक्षी कितने कीमती थे? रत्ना ने कहा, हाँ पता है, इसलिए तो मैंने उन्हें आज़ाद कर दिया। साहूकार ने कहा कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ले जाओ इन्हें और कैद में डाल दो इन दोनों को। पहरेदारों ने दोनों को एक रूम में बंद करके वहां से चले गए। अवंती ने कहा कि अब क्या करें? रत्ना ने कहा कि पता नहीं। और उधर जो पक्षी आज़ाद हुए थे उनमें से एक सोन चिड़ैया भी थी। वो उड़ते हुए तेजी से अपने घर सुंदर वन की तरफ चली जा रही थी। सोन चिड़ैया ने कहा अन्य चिड़ियों से कि हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा और अपने पिताजी को आगाह करना होगा, वरना वह दुष्ट मानव हम सभी पक्षियों को कैद कर लेगा और हमें मार डालेगा। तभी दूसरी चिड़िया ने कहा कि हाँ तुम सही कह रही हो, ये मानव बहुत ही खराब होते हैं, ये हम सभी को मार डालेंगे। तभी सोन चिड़ैया ने कहा कि नहीं, ऐसा मत कहो, सभी एक तरह नहीं होते हैं। और वो फिर तेजी से उड़ते हुए अपने घर सुंदर वन की तरफ पहुंच गईं। उधर साहूकार ने रत्ना और अवंती को एक कमरे में पकड़कर कैद कर रखा था। सुबह होने के बाद जब रत्ना के बच्चे की नींद खुली तो वह अपने माता पिता को घर में नहीं पाकर परेशान हो गए। उन्हें लगा कि वह कहीं गए हैं, कुछ ही देर में आ जाएंगे। रोज की तरह वे सब अपना तैयारी करके पढ़ने जाने के लिए तैयार हो गए। काफ़ी दिन निकल आया था। अब बच्चों के पढ़ने जाने का वक्त भी हो चला था, लेकिन उनके माता पिता वहाँ नहीं आए थे। आते भी कैसे? साहूकार ने उन्हें बंदी जो बना लिया था। अब उनके बच्चों को फिक्र सताने लगी और वो निकल पड़े अपने माता पिता को ढूंढने। उधर सोन चिड़ैया के घर में भी अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि वहाँ पर हर रोज कुछ चिड़ियाँ गायब होती जा रही थी। सभी चिड़ियाँ इस वजह से घबराई हुई थी। सोन चिड़ैया अपने साथियों के साथ सीधा अपने पिता के पास पहुँची और वहाँ के राजा यानी उसके पिताजी से मिली और शुरू से लेकर अंत तक की सारी घटनाएं उन्हें बताई। साथ ही अपने साथियों को साहूकार से छुड़वाने के लिए भी कहा। राजा ने जैसे ही यह घटना सुनी तो वो बाकी चिड़ियों को घर में रहने का सलाह दिया और वो बोला कि जब तक वो बाकी चिड़ियों को कैद से न छुड़वा ले कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। और अपनी चिड़ियों की फौज के साथ उधर चलने को तैयार हुआ। उनके साथ सोन चिड़ैया भी जाना चाहती थी, पर राजा ने उसे मना कर दिया। उसके पिताजी ने कहा कि तुम हमारे साथ नहीं जा सकती हो, वहाँ पर खतरा ज़्यादा है। सोन चिड़ैया पिताजी से कहने लगी कि मेरी जान एक दोस्त ने बचाई थी, अब वह मेरी बारी है उसकी जान बचाने की, उसकी सुरक्षा करने की। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलो। आखिरकार राजा को अपनी बेटी की बात माननी पड़ी और सभी चल पड़े। इधर रत्ना के बच्चे उसे ढूंढ रहे थे। उसे रास्ते में जो कोई मिलता बच्चे लोग पूछते कि आपने मेरे माता पिता को कहीं देखा है क्या? माता पिता को नहीं मिलने से बच्चे रोने लगे कि पता नहीं उनके माता पिता कहाँ चले गए।
तभी उनके पास एक आदमी आया और उन बच्चों से कहने लगा कि तुम लोगों को राजमहल जाना चाहिए और राजा से बोलना चाहिए। तुम्हारे माता पिता का पता राजा ही लगा सकते हैं। उधर साहूकार का एक नौकर जो उनकी बातें सुन रहा था, भागा भागा साहूकार के पास पहुंचा। वो सारी घटना साहूकार को सुनाया जो वो देख कर आया था और बोलने लगा कि अब राजा उन दोनों को खोजेंगे। तभी साहूकार ने अपना दिमाग चलाया और वो उन बच्चों के पास पहुंचा और बोला कि अरे बच्चों, तुम कहाँ जा रहे हो? वो आदमी कहने लगा कि आप कौन? साहूकार ने कहा, अरे मैं इन बच्चों के पिताजी का दोस्त हूँ। मैं तुम लोगों को घर पर ढूंढ रहा था और तुम यहाँ हो। बच्चे कहने लगे कि हमारे माता पिता नहीं हैं, कहीं चले गए हैं, हम उन्हीं को ढूंढ रहे थे। साहूकार ने कहा कि वो लोग तो मेरे घर चल आए हैं, चलो मैं भी तुम्हें लेने आया हूँ। फिर साहूकार उन बच्चों को लेकर वहाँ से चल दिया जहाँ उसके माता पिता को कैद करके रखा था। इधर सोन चिड़ैया उसके पिता और चिड़ियों के फौज के साथ उधर राज्य की ओर बढ़ रही थी। उन्हें कुछ लोग दिखाई दिए जो वन की तरफ जा रहे थे। उनके हाथों में कुछ सामान भी दिखाई दे रहा था, जिससे यह पता लगाना आसान हो गया कि वह सभी चिड़ियों को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। उन्हें देखते ही राजा के चिड़ियों ने अपनी फौज को उन पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया और पलक झपकते ही सभी फौज ने उन पर धावा बोल दिया। अचानक ही हमले से वह सभी अचानक बचाव में असमर्थ हो गए और उन्हें वहां से भागना पड़ा। साथ में चिड़ियों की फौज भी उनके पीछे पीछे लग गई। चिड़ियों को ऐसा करता देख वहां सभी साहूकार के नौकर दुम दबाकर भाग गए। इधर जब साहूकार अवंती के बच्चों को लेकर एक गुफा में गया जहां पर उसने एक कैद खाना बनवाया हुआ था और उन्हें वो वहां लाकर कहने लगा कि देखो, हमने तुम्हें तुम्हारे बच्चों से मिलवा दिया। यह कहकर वो उन लोगों के साथ उनके बच्चे को भी वहां पर कैद कर दिया। इधर राज्य में सभी लोग अपने कामों में लगे हुए थे। तभी उन्हें बाजार की तरफ कुछ लोगों को दौड़ते भागते शोर मचाते हुए सुना कि भागो भागो, मौत आई है। आसमान से चिड़ियों की फौज दिखाई दे रही थी और अब तक जो बाजार शांत था, अपने व्यापार में लीन था, अब वह भगदड़ में लीन हो चुका था। उधर राजमहल में राजा तक यह खबर पहुंची और वह चिड़ियों की फौज राज्य पर हमला कर रही है। यह खबर सुनते ही पहले तो राजा को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल वह बिना एक पल गवाए अपने कुछ सैनिकों के साथ जहां चिड़ियों का आक्रमण हुआ था वहां पर चल दिए। वहां पर जाते हुए राजा चिड़िया को आवाज देने लगा। चिड़िया जो सबसे ऊपर उड़ रही थी वहां के नज़ारे को देख रही थी, वह राजा की आवाज सुनकर उसे देखने लगी और पलक झपकते ही उसके पास पहुंची। राजा ने कहा, यह सब क्या कर रहे हो तुम? बंद करो यह सब नाटक। तो पक्षीराज ने कहा, क्योंकि यह सभी इसके हकदार हैं। राजा ने कहा, ऐसा क्या अपराध हो गया जो आप हम सब पे ये प्रहार कर रहे हैं? पक्षीराज ने कहा कि इन लोगों ने हमारे पक्षियों को बंदी बना लिया है, हम उन्हें लेने आए हैं और जब तक हमारे पक्षी नहीं मिल जाते तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। राजा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपके पक्षियों को मुझे ढूंढना होगा, लेकिन सबसे पहले आप यह सब बंद कीजिए। पक्षी के राजा ने कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूं? राजा ने उसे वचन दिया। राजा की बात सुनते ही सारी पक्षी शांत हो गए। राजा ने तुरंत हुक्म दिया कि पक्षियों को ढूंढा जाए। तब तक उस भीड़ में से निकलकर एक आदमी आया और कहने लगा कि मुझे पता है कि वो शख्स कौन है जो पक्षियों को कैद करता है। राजा ने कहा कि बताओ वो कौन है? तो आदमी ने कहा कि साहूकार। सभी लोगों ने हाँ में हाँ मिलाया कि महाराज वही दुष्ट है जो रोज पक्षियों को कैद करके लाता है और उसी की वजह से यह सामत आई है। उस दुष्ट को छोड़ना मत। तभी वहाँ पर सोन चिड़ैया भी आ जाती है और रत्ना और अवंती के बारे में बताने लगती है कि साहूकार ने उन्हें भी बंदी बना लिया है
उसके बाद सैनिक उस साहूकार को पकड़कर वहां से ले आए और साथ ही बाकी के कैदी भी पक्षी को भी आज़ाद कर दिया। रत्ना और अवंती भी आज़ाद हो गए। साहूकार और उसकी पत्नी को राजा ने अपने तरीके से सजा देने के लिए कहा और फिर उन चिड़ियों से आज्ञा मांगा। अब सभी चिड़ियाँ खुशी खुशी से अपने सुंदर वन की तरफ चल दी और साहूकार कितना भी क्षमा मांगता रहा, राजा से याचना करता रहा, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया और उसे कैद में डाल दिया गया। रत्ना को भी अपनी गलती का एहसास था, सो उसने सोन चिड़ैया से माफ़ी मांग ली थी। सोन चिड़ैया ने भी उसे क्षमा कर दिया था। अगर दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।